शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल पे जिसका नाम है टेक सिरल। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं हम सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA पर। दोस्तों, ये सेक्शन किस पर एप्लीकेबल होता है, किस पर नहीं होता है और इसके क्या फीचर्स हैं, यही सब हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया है। और दोस्तों, इस वीडियो को आज डिस्कस करने के लिए, इस टॉपिक को आज डिस्कस करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान हैं जिनकी अपनी इंटरनेशनल टैक्सेशन और इनकम टैक्स के अंदर प्रैक्टिस है। मैं स्वागत करूंगा सीए सचिन सिन्हा जी का। सर, आपका स्वागत है चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग। नमस्कार सर। दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने डिस्कशंस पर आगे बढ़ते हैं 44 AD एंड ADA पर। बट उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट जो डिस्कशन, जो नॉलेज शेयरिंग हम इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको प्लीज़ कीजिए सो दैट आप लोगों को जो भी मैं वीडियो लॉन्च करता हूँ, नॉलेज शेयरिंग की वीडियो जो भी लॉन्च करता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। आप लोग उस वीडियोस को देखें, उन वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को भी इन्हेंस कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा। सर, सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA किस पर एप्लीकेबल होता है? ओके, तो सर 44 AD और ADA का जो प्रोविजन है वो इनकम टैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कवर करते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब ये होगा कि अगर आपका कोई इनकम है तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपका उसमें इतना टैक्स होना चाहिए, इतना इनकम होगा। इसका मतलब आपको उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम ये मान लेंगे कि आपका इतना इनकम होगा और उस इनकम के ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वो अप्लीकेबल होगा। 44 AD जो है वो बेसिकली बिजनेस के लिए है और उसमें एलिजिबल बिजनेस की कैटेगरी दी गई है, जबकि 44 ADA जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए है। जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स है 44 AA में, ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है। राइट सर। तो सर, अगर मैं देखूं 44 ADA प्रोफेशनल्स के लिए है और अदर देन प्रोफेशनल 44 AD एप्लीकेबल होता है। यस सर। सर, ये किन कैटेगरी के लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है? कोई स्पेसिफाइड कोई पर्सन है जिस पर ये चीज एप्लीकेबल है 44 AD एंड ADA? यस, सो 44 ADA की अगर मैं बात करूं तो जो प्रोफेशनल, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है जो 44 AA क्लॉज 1 में लिस्टेड है, जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस में है, कोई लीगल प्रैक्टिस में है, कोई आर्किटेक्ट है, इंजीनियर, इन सबको उसमें कवर किया गया है। ये सब अगर, लेकिन उसमें एक लिमिट दी गई है कि आपका अगर 44 ADA में आपका आप बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, इसको मैं बेनिफिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी सेक्शन नहीं है। 44 AD ADA आर बोथ आर ऑप्शनल। अगर आप 44 ADA में ऑप्ट करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपका टोटल रिसिप्ट 50 लाख से नीचे होना चाहिए। तीसरा, आपका इनकम 50% माना जाएगा। इसका मतलब अगर मेरा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं प्रोफेशनल के फिट कैटेगरी में फिट हो रहा हूँ। उसके बाद मेरा टर्नओवर 40 लाख है पूरे साल का, ये ग्रॉस एसेट 40 लाख है या 50 लाख से कम है तो मैं एलिजिबल हूँ। अब मुझे इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा 50%। इसका अगर मैं 40 लाख मानता हूँ तो 50% का मतलब 20 लाख की मुझे इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर मेरा टैक्सेशन होगा। ऑफ कोर्स 80C का डिडक्शन और 80 का जो डिडक्शन है अवेलेबल होगा, बट और कोई खर्चा, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। ये माना जाएगा कि आपको सारा कुछ मिल गया। तो ये एक स्टेटस है। लेकिन अगर 44 AD में जाते हैं तो 44 AD में बोलता है एलिजिबल बिजनेस में होना चाहिए, एलिजिबल SSC होना चाहिए। तो एलिजिबल SSC वहां पे कौन होगा? जो इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, अदर देन LLP, वो एलिजिबल SSC हो गया। एलिजिबल बिजनेस कैरी कर रहा है और उसका टोटल ग्रॉस एसेट 2 करोड़ से कम है तो उसको 8% ऑफ इनकम, अगर टोटल रिसिप्ट का 8% दिखाना है। और दूसरा एक प्रोविजन है कि अगर आपका रिसीविंग बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहा है तो 6% भी दिखा सकते हैं। तो अगर मेरे क्लाइंट का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ है, तो वो एलिजिबल SSC, और वो एलिजिबल SSC है तो टर्नओवर क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है, उसका पूरा ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहा है, तो मैं 6%, यानी कि 1.5 करोड़ का 6% 9 लाख रुपया हो गया, मैं उसका 9 लाख रुपया इनकम बनाऊंगा। लेकिन आप उससे ज्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मिनिमम इज
6% और 8%, आप इससे ज्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया है और लेकिन आपको लगता है मेरे बिजनेस में 12% का प्रॉफिट है, तो आप 12% डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने के लिए आपको 44A का प्रोविजन भी साथ में देखना होगा कि क्या एलिजिबिलिटी है। राइट राइट। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 44ADA एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए ही लाइक एप्लीकेबल है, और जिन प्रोफेशनल का जो टर्नओवर है 50 लाख तक है सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल है, और उनको 50 लाख रुपए तक का जो इनकम है उसका 50% डिक्लेयर करना पड़ेगा एज एन इनकम, बेसिकली ग्रॉस रिसीप्ट का 50% उनको मिनिमम डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उस पर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो उन पर एप्लीकेबल रहेगा। और 44AD के लिए मेरा रहेगा कि अगर मेरी कैश के अंदर रिसिप्ट है अप टू 2 करोड़ रुपए तक की, तो मेरा 8% में उसका एज एन अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता हूं, जिस पर मैं टैक्स दूंगा। अगर 2 करोड़ की रिसिप्ट मेरी चेक के थ्रू या ऑनलाइन रिसिप्ट वगैरह है मेरी, तो उसका मैं 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करके उस पर उतना टैक्स दे सकता हूं। सर एक चीज इसके अंदर, जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उस पर बाय डिफॉल्ट सेक्शन 44AD एप्लीकेबल हो जाता है। सर 40, जैसे मैंने बताया कि 44AD जो है वो ऑप्शनल सेक्शन है। अब मैं इसको साथ में 44AB को भी हम अगर समझते हैं, 44AB कब एप्लीकेबल होता है? वैसे केसेस में जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, सो टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट और सेल्स एक्सीड्स 1 करोड़ रुपए, तो उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा टर्नओवर, मैं बिजनेस एंटिटी हूं, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो मेरे पास 44AB में भी मैं जा सकता हूं क्योंकि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। एज्यूमिंग कि मैं जो प्रोवाइजो क्लॉज है 44AB का क्लॉज ए का प्रोवाइजो क्लॉज है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, तो 1 करोड़ का टर्नओवर मेरे लिए एप्लीकेबल है। लेकिन 44AD में चूंकि टर्नओवर 2 करोड़ का दिया हुआ है और मैं चाहता हूं कि मैं 8% डिक्लेयर कर दूं, तो मैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे रहूंगा, तो उस केस में मैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे ऑप्ट कर सकता हूं। सो ऑप्शनल है मेरे पास, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। सो मतलब कि बाय डिफॉल्ट मेरे पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये ऑप्शनल रहता है कि मैं लेना चाहूं तो ले सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं ले सकता। यस तो सर जैसे हमने डिस्कस करा कि 8% या 6% हमको अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है बिजनेस के केस में, प्रोफेशनल की कैटेगरी जो 44AD है उसके केस में 50% डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर मैं इतना डिक्लेयर, अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होता है, लाइक अगर मेरा 8% की जगह लेट से 3% है, 4% है, या वो 6% से भी कम है, 4% 5% है, तो उस केस के अंदर क्या लाइक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? लाइक तो मैं इस सेक्शन में रहूंगा या मैं इससे बाहर हो जाऊंगा? अगर आप 44AD की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपको 8% या 6% एज द केस में भी आपको डिक्लेयर करना है एज योर प्रॉफिट। लेकिन एसएससी को ऐसा लगता है कि मेरा टोटल प्रॉफिट ड्यू टू पेंडेमिक या एनी रीजन मेरा प्रॉफिट बहुत कम है, 2% है, 3% है, तो उस केस में मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट कराने के लिए सेक्शन 44AD का क्लॉज 5 है जो इसके लिए बोलता है कि आपको उस सेक्शन में जाके जिसके ऊपर क्लॉज 4 एप्लीकेबल हो रहा है उस केस में उसको ऑडिट के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर वो ऐसा होता है तो 44AB में उसके लिए प्रोविजन है कि अगर आप 44AD के क्लॉज 4 से आ रहे हैं तो आपको ऑडिट करना मैंडेटरी है। ये फर्स्ट ईयर में आपने अगर चूज किया कि मैं कम डिक्लेयर करूंगा, सब्सिक्वेंटली अगर दूसरे साल में आप ये चाहते हैं कि मैं ज्यादा डिक्लेयर करूं, तो भी आपका कंपलसरी ऑडिट होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने 12% डिक्लेयर किया है या 8% डिक्लेयर किया है, आपका कंपलसरी ऑडिट होगा और वो अगले 5 साल तक होता रहेगा। तो सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स तक आप नहीं चाहते हुए भी आप एनीवे 44AB में रहेंगे, आपका टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगा, चाहे आपका टर्नओवर कम हो, ज्यादा हो, प्रॉफिट 8% से कम हो, ज्यादा हो, आपको ऑडिट कराना ही है, तो आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जब भी हम लोग ऑप्ट आउट करते हैं कि मैं कम डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो बी वेरी केयरफुल कि अगले 5 साल पे इसका इम्पैक्ट। राइट सर, ये आपने बहुत सही बात बताई, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये होता है कि इस साल तो चलो वो लोग लाइक अपना डिक्लेयर कम कर दिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर कई लोग बाय डिफॉल्ट बिना सीए की मदद लिए अपना को 44AD या एडीए में ले जाते हैं, जबकि वो गलत है, जिसके बेसिस पर लाइक उनको काफी नोटिस वगैरह भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल में उससे कम डिक्लेयर करा, तो उनको अगले 5 साल तक ऑडिट कराना जरूरी रहता है। सर ये जो आप ऑडिट की बात कर रहे हो, ये टैक्स ऑडिट कहलाएगा? टैक्स ऑडिट सर 44AB है सेक्शन इनकम टैक्स में, 44AB वो टैक्स ऑडिट की बात करता है। उसमें क्लॉज
ABCDE क्लॉज है जो इसकी बात करता है कि अगर आप 44AD के क्लॉज 4 से आ रहे हैं तो आपका टैक्स ऑडिट होगा। राइट। अच्छा सर, एक बात बताएं, जैसे कि हमने अगर मैं 44 एडी और एडी ए में एप्लीकेबल, मतलब कि मैं इसको सेक्शन को ऑप्ट करता हूँ, उस केस में क्या मुझे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूरी है? सर एक्चुअली अगर आप 44ADA में है और आप ये कहते हैं मैंने 50% से ऊपर डिक्लेयर कर दिया है तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 44 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए 44AA सेक्शन है और वो ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है या आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही है क्योंकि सेक्शन वहां पे मना नहीं करता है करने के लिए और उस सेक्शन में कहीं नहीं बोला गया कि अगर आप 44AB या AD में फॉल ADA या AD में फॉल कर रहे हैं तो आपको कराने की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यही रीजन है कि बहुत सारे केसेस में जो हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं तो डिफेक्टिव का नोटिस आता है कि आपने इसमें अपना बैलेंस शीट का डिटेल नहीं डाला हुआ है, आपने इसमें अपना फिगर्स प्रॉपर नहीं डाला हुआ, डेटा स्टेटस का डिटेल नहीं डाला हुआ है। ये बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि जब मैं क्यों लायबल हूँ मेंटेन करने के लिए, जब ये क्यों मांगा जा रहा है, बट ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके डिफेक्टिव रिटर्न में चली जाएगी और रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। तो यानी कि ऑल्दो सर मैं 44 एडी और एडीए मेरे पे एप्लीकेबल है, और अगर मेरा रिसिप्ट ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ऊपर है, जब मेरा प्रॉफिट 2.5 लाख से ऊपर है, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट बुक्स तो मेंटेन करनी ही पड़ेंगी, राइट? ये जो सेक्शन आपने 44 ए बी बताया, ये ओवर साइड करता है हमारे इस 44 एडी और एडीए सेक्शन को, जिसके अंदर लिखा है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही हैं, मतलब कि जो आपने अभी क्लियर कर ही दिया 10 लाख से ऊपर वाला है, तो यानी कि मेरा बैलेंस शीट और P&L भी बनेगा ही बनेगा उस केस के अंदर, अगर यस, मैं 10 लाख से ऊपर आ रहा है। अगर उससे नीचे है तो मेरे को जरूरत नहीं रहेगी, राइट? फिर आप तो 44A B से A से बाहर हो गए, AD से बाहर हो गए, हाँ क्योंकि जी। AD तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका मिनिमम जो अमाउंट है टैक्सेबल लिमिट उसके ऊपर आपका इनकम हो रहा है। अगर आपका ग्रॉस रिसीट ही 10 लाख रुपया से नीचे है, सपोज करो 9 लाख रुपया है, हाँ, तो आपका 8% में लगा भी देता हूँ तो 72,000 रुपया आता है। तो एनीवे आप टैक्सेबल लिमिट से नीचे हैं तो आप 44AD एप्लीकेबल ही नहीं होगा आपके ऊपर। बट सर उस केस के अंदर अगर कोई बंदा अपना प्रॉफिट ज्यादा डिक्लेयर करना चाहे, सपोज करो कि 9 लाख है, और वो 6 लाख रुपए की अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहे, तो लाइक गवर्नमेंट रोकती तो नहीं है उस चीज में, राइट? नहीं माना करते। आप 9 लाख का रिसिट पे 9 लाख का ही प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोई इशू नहीं है। तो यानी कि उन कैटेगरी के लोगों के लिए 44 ए डी एप्लीकेबल हो जाता है जिनका ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपए तक है, बेसिकली देखा जाए, मतलब कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 से ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने की जरूरत पड़ेगी उनको, यस राइट सर? सर अच्छा सर, हमने एक बड़ा एक कॉमन फिनोमिना देखा है मार्केट के अंदर कि लोग अपना 44 एडीए में रिटर्न भरवाते हैं, एडी और एडीए में, और कहते हैं कि साइन कर दो, लाइक सीए के पास आ जाते हैं साइन करवाने के लिए। तो सर वो क्या रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जब ऑडिट ही नहीं हो रहा तो उस केस में सीए साइन करता है, अगर वो करता है तो कौन से लाइक सेक्शन के तहत करता है? मेरे ख्याल से एसएस कोई 440 एप्लीकेबल होता है इस केस के अंदर। सर, ये जो जैसे आपने बताया, मान लीजिए किसी का टर्नओवर 1,80,00,000 है और वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जाना चाहता है, तो वो 8% या 10% डिक्लेयर करता है, अपना 18 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर करता है और वो प्रिजम्पटिव में रिटर्न फाइल कर रहा है। सो रिटर्न फाइलिंग के लिए उसने कंप्लायंस कर दिया, लेकिन वो ये चाहता है कि जो मैंने 1,80,00,000 का मैंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया ये ऑडिट हो जाए, ये जेन्युइन फिगर है। तो उसके लिए डेफिनेटली वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करेगा, क्योंकि वो टर्नओवर 10 लाख को एक्सीड करेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेगा। और वहां पे वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऑडिट भी करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट इशू करना है। तो इनकम टैक्स में 3CD रिपोर्ट में हम 3CA 3CB में सर्टिफिकेट इशू करते हैं, या कंपनीज एक्ट के केस में भी हम ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑडिटर्स रिपोर्ट या कोई सर्टिफिकेट इशू करने की जरूरत नहीं है। ये मेजरली लोग वो करवाते हैं जिनका बैंक फाइनेंसिंग चल रहा होता है और बैंक ये कहता है ये ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए, तो लोग ऑडिट करवाते हैं उसको। गॉट इट सर। तो सर मेरे को लगता है कि हमने 44 एडी और एडी पे जो ऑलमोस्ट जो लोगों की क्वेरीज होती हैं या जिस पर ये सेक्शन चलता है, आई थिंक सब कुछ हमने कवर कर ही लिया है। अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहा है तो आप बताएं, कुछ है? सिमिलरली अगर जैसे 44AD है वैसे ADA भी है, और इसके अलावा 2-3 सेक्शन और हैं जो नॉन रेसिडेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं, 44B, BB, BBA, BBB।
उनमें भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का है। और अगर उसमें दो सेक्शन ऐसे हैं जिनमें अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, सॉरी, अगर आप डिक्लेयर प्रॉफिट नहीं करते हैं जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 44A-B में 5 टैक्स ऑडिट का जो प्रोविजन है उसमें 5 क्लॉज है A to E। ए में उन्होंने ये बोला कि कोई बिजनेस कर रहा है, उसका टर्नओवर, ग्रॉस एसेट या सेल्स 1 करोड़ से ऊपर होता है, तब उसको ऑडिट कराना है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द प्रोवाइजो क्लॉज गिवन इन ए एंड बी, जो उस क्लॉज में है। बी में वो कहता है ये कोई प्रोफेशन कैरी कर रहा है और उसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, तो उसको ऑडिट कराना है। सी में वो कहता है ये बिजनेस कैरी कर रहा है लेकिन वो 44BB या फिर 44AE जो अपना कैरिज ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग हैं, या BBB उनमें अगर है और वो प्रिस्क्राइब परसेंटेज से कम डिक्लेयर करते हैं तो उनको ऑडिट कराना है। डी में ये कहता है कि अगर कोई प्रोफेशन कैरी कर रहा है और वो 44ADA में जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज उससे कम डिक्लेयर करता है तो उसको ऑडिट कराना है। और ई ये बोलता है कि अगर आप 44AD के क्लॉज 4 में फॉल करते हैं तो आपको ऑडिट कराना है। तो बेसिकली कई सारे सेक्शन है जहाँ पे अगर आप वहाँ कंप्लायंस नहीं करते हैं या उसके हिसाब से परसेंटेज को डिक्लेयर नहीं करते तो आपको ऑडिट कराना है। राइट सर, थैंक यू। मेरे को लगता है सर हमने अपनी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर इस सेक्शन को 44AD और ADA को सारे इसके जितने भी इसके फीचर थे सब हमने कवर करे हैं, सारे पॉइंट्स इसके कवर करें। और मेरे को लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन या कंसल्टेंट अगर हमारी इस वीडियो को देखेगा तो उसके 44AD एंड ADA से रिलेटेड जो भी दिमाग में डाउट्स होंगे, आई थिंक हमने सब कवर करें, वो सब क्लियर हो जाएंगे। 44AD में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो 6% हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसके लिए ये है कि आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट आना चाहिए। और अगर आपका रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी जितना जितना रिसीविंग हुआ है बैंकिंग चैनल से वो सारा काउंट करते हैं। सो अप टू फाइनेंशियल ईयर हो सकता है कि आपका 0 रिसीट हो, बट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर उसी प्रीवियस डेटर्स से आपका पैसा रियलाइज होना शुरू हो गया। रिटर्न फाइलिंग डेट तक बैंकिंग चैनल से जितना पैसा आया वो सारा उस 6% के लिए एलिजिबल होगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि सपोज करो किसी का फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च होता है और अगर कोई रिटर्न अपनी अगस्त में भर रहा है तो यानी कि अप्रैल से लेके अगस्त तक का जो भी रिसिप्ट हुआ है वो भी मेरा पिछले साल की इनकम में कैलकुलेट नहीं, अगर वो डेटर्स से पिछले साल के डेटर से रियलाइज हुआ है, हाँ, अगर डेटर से रियलाइज हो रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि वो उस पिछले साल की इनकम मानी जाएगी। यस सर, वो तो इनकम तो पिछले साल का है ही वो, तो आपको 6% देने के लिए 6%, क्योंकि आपने इनकम तो ले ही लिया ऑलरेडी, तो आपका डेटर्स में तो आपने कहीं सेल बुक किया तो भी डेटर क्रिएट हुआ है। राइट। तो 6% मिलेगा या 8% मिलेगा, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कि बैंक से आएगा या चेक से आएगा। तो उन्होंने ये बोला कि अगर 30 रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी जितना आपका आ रहा है तो वो हम ले लेंगे, रिटर्न फाइलिंग डेट या फिर ड्यू डेट जो भी रिटर्न फाइलिंग का है वहां तक भी जितना आ रहा है उसके पहले तक तो हम वो ले लेंगे। ठीक है सचिन सर, आई थिंक कि हमने सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर करे हैं 44AD एंड ADA को लेकर। और जो भी हमारे ऑडियंसेस हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर ये लास्ट तक इस हमारी वीडियो को देखेंगे तो उनके जो भी डाउट्स होंगे 44AD एंड ADA के सब क्लियर होंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने अपना समय निकाला हमारे चैनल पे आने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम एक सेक्शन पर एक स्मॉल वीडियो बनाएंगे, कोई एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक उठाकर। सर थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आप सब लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।